अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ शिराज रिमवाना। और तो आज है मेरे साथ शहबाज अहमद, और ये रिसेंटली कोरिया में आए हैं और वो भी प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे। तो कैसे इन्होंने प्रोफेसर स्कॉलरशिप अचीव की है और मतलब कि पूरे प्रोसेस में इनका क्या जो भी इन्होंने प्रोसेस किया है हम इससे सवालात करेंगे। और वैसे ये मेरा छोटा भाई है और चलते हैं इसकी तरफ, हम इससे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान में मंडी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कोरिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। आपको कोरिया में आके कैसा फील हो रहा है? पाकिस्तान और कोरिया में क्या डिफरेंस है? एक कोरिया और पाकिस्तान में तो ऐसे ही है कि कोरिया पाकिस्तान ज़मीन पे और कोरिया आसमान के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे कोई करप्शन वगैरह नहीं है। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा है। कोई चोरी वगैरह या कोई इस तरह का क्राइम वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ख़राब है। और पाकिस्तान में जो महंगाई है, तो महंगाई में पाकिस्तान और कोरिया मैं समझता हूँ एक बराबर ही है। लेकिन कोरिया में जो तनख्वाहें वगैरह ज़्यादा है, तो कोरिया में बंदे को फील नहीं होता नहीं कोरिया महंगा है। लेकिन पाकिस्तान में रहते बंदे को फील होता है कि यार वाकई पाकिस्तान महंगा है। मेरी ये है कि पैसा बंदा कमाए कोरिया से और इंजॉय करे पाकिस्तान में। क्योंकि घूमने फिरने के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अच्छा है। लेकिन कमाने के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है अनफॉर्चुनेटली, जिनको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी ये तकरीबन आफ्टर डेट हुआ इसको आए हुए, इसलिए ये कह रहा है कि पाकिस्तान अच्छा है, थोड़ा सा ये यहाँ पे रहेगा तो फिर इसको पता चलेगा कि घूमने फिरने के लिहाज से कोरिया बेस्ट है। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता होगा कि मतलब कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब कोई वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं बना हुआ, लेकिन यहाँ पे बंदा हो या ना हो वहाँ पे उन्होंने सड़क जरूर बनाई हुई है कि वहाँ पे बंदा जा सकता है। तो ये जो आपका ये सारा प्रोसेस है वो किसने किया? जी, मेरा एडमिशन से पहले का जो स्कॉलरशिप के हासिल करने का प्रोसेस है, वो मैंने खुद किया। उसमें भी भाई ने मेरी हेल्प की कि कैसे यूनिवर्सिटी वगैरह फाइंड करनी है, ये सब कुछ। उसके बाद जो एडमिशन लेने का प्रोसेस और जो वीज़ा फाइल बनाने का प्रोसेस, वो सब कुछ भाई की हेल्प से मुमकिन हुआ। क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया था कि मैं ये एडमिशन कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट क्या सेंड करने हैं, कुछ भी नहीं था। तो भाई ने हेल्प की। मैंने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भाई को ही सेंड किए। भाई ने आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए। तो जो एम्बेसी में था, एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट जमा करने थे, तो उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं जमा करवाऊँगा उधर। तो उसमें भी भाई ने हेल्प की मेरी। मुझे बताया कि ये चीज़ें आपने लेके जानी है और ऐसे करके इनको फोल्ड करना है या इनको कंपाइल करना है और जमा करानी है। तो वीज़ा मेरा तकरीबन कोई 15 दिन में अप्रूव हो गया था। 15 दिन लगे थे वीज़ा अप्रूव होने में। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें तकरीबन 3 माह लगे हैं। जी। उसमें यूनिवर्सिटी का एडमिशन एडमिशन में ज़्यादा टाइम लगा है। क्योंकि एक एडमिशन क्लोजिंग डेट के महीने बाद उन्होंने रिज़ल्ट की डेट रखी थी कि एडमिशन का रिज़ल्ट क्या होगा। एडमिशन के रिज़ल्ट के बाद कोई 10-12 दिन लगे हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स से। एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनरोलमेंट लेटर ऑफ इनरोलमेंट वगैरह, यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम इस एडमिशन वगैरह पे लगा है। बाकी वीज़ा वगैरह पे इतना टाइम नहीं लगा। तो ऐसा सीन है कि मेरी प्रोफेसर स्कॉलरशिप कैसे विन की जाए, इस पे मेरी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा। और मेरे चैनल को भी देख सकते हो कि वहाँ पे स्टडी इन कोरिया के वाले सब वीडियोस लगती हैं। मतलब सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, हर टॉपिक को मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो इसके सीन में ऐसा था कि मतलब कि जैसे ही इसकी BS क्लियर हुई, जैसे ही इसका रिज़ल्ट आउट हुआ तो मैंने इसको बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेशन करवाओ। और उसके बाद मैंने इसको बोला कि प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, ऐसी यूनिवर्सिटी फाइंड करो और इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोफेसर्स को अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इन सब प्रोफेसर्स को अप्रोच करो। तो इसने बिल्कुल सेम किया, इसने प्रोफेसर को अप्रोच किया, उसके बाद ईमेल फॉर्मेट वगैरह इसने बनाया और उसके बाद इसने प्रोफेसर्स को ईमेल किया और इसको स्कॉलरशिप मिली ईमेल की। मतलब ईमेल वगैरह अच्छा, ईमेल में आपने क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे? एक हो गया ईमेल, कवर लेटर। नो, कोई कवर लेटर नहीं लगाया। मैंने सिर्फ एक ईमेल लिखा। ईमेल के साथ मैंने अपनी सीवी अटैच की। सही है। तो प्रोफेसर ने सबसे पहले जिनके पास मेरी स्कॉलरशिप लगी है, उन्होंने ईमेल के बाद सबसे पहले मुझे बोला कि अपना पासपोर्ट भेजें। जी। तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट सेंड किया। उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू का बता दिया कि आपका इस टाइम इंटरव्यू होगा। तो वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे बनता था।
तो मैं सुबह 4 बजे प्रोफेसर को इंटरव्यू दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने मुझे बता दिया कि आपको न कि आप एडमिशन ले आपने जब एडमिशन वाले सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेज दिए तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट सब जमा करवा दिए। सही है। तो मतलब कि जब जैसे ही इसको प्रोफेसर से अप्रूवल मिला तो फिर हमने चेक की कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट कब स्टार्ट होती है, एडमिशन की डेडलाइन कब है, क्योंकि हमने उस यूनिवर्सिटी में बाकायदा एडमिशन अप्लाई करना था जो कि प्रोफेसर के पास आती हमारी फाइनल, प्रोफेसर उसको अप्रूव करता। तो जैसे ही मतलब कि एडमिशन की डेट स्टार्ट हुई तो हमने उनको मतलब कि अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट्स थी हमने उनको प्रोफेसर को सेंड की, यहाँ से मतलब कि यहाँ पे पोस्ट की। और उसके बाद एडमिशन की जो अनाउंसमेंट होती है उसमें हमारा नाम आया। उसके बाद मतलब यही जो प्रोसेस था जो इस वीडियो में हम बयान करेंगे, तो ये सब ही हम लोगों ने ऐसे किया। तो आप लोग भी ऐसे करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब कि कोरिया में प्रोफेसर की स्कॉलरशिप कैसे विन करते हैं। एक और बात ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस है ये एक तरह का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो पैसे वगैरह लगने हैं वो आपकी मैसिव फीस ही लगनी है, या फिर आपके जो मेडिकल वगैरह और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे जो खर्चा आएगा वो ही लगेगा। बाकी जो प्रोसेस है वो उसके पैसे कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी अक्सर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो मेरी स्टाइपेंड के अंदर ही प्रोफेसर दे रहा है। ये जो मुझे स्टाइपेंड दे रहा है उसके अंदर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी होगी मेरी। तो और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है वो स्कॉलरशिप भी दे देती है आइट्स की बेस पे। अगर आपके 6.5 से ऊपर बैंड है तो आप 50% स्कॉलरशिप आपको मिल ही जाती है हाई नेशनल यूनिवर्सिटी पे। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर आपके आइट्स में अच्छे स्कोर हैं तो हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। वो पूरी स्कॉलरशिप तो नहीं देंगी, लेकिन आपकी आइट्स के सोर्स के हिसाब से 30% भी दे सकती हैं, जैसे 50%, समटाइम 70% भी दे सकती हैं। तो ये सीन है कोरिया का। कोरिया कब आए हो? कोरिया मैं आया हूँ 21 को शायद 21 को। उससे 1 अगस्त। तो ये रिसेंटली मतलब कि एक हफ्ता हो गया तकरीबन ये कोरिया में आया है। और आपने मतलब पाकिस्तान में आपने क्या किया? पाकिस्तान में मैंने BS फिजिक्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोच शाबलाकोट से। तो BS फिजिक्स के अलावा मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। BS के दौरान मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च की थी, थीसिस किए थे। तो उस वो मुझे कारआमद और मुफीद साबित हो गया वो थीसिस करना। टाइम लगता है लेकिन थीसिस अ गुड चॉइस। सही है। BS फिजिक्स में आपने आपके कितने ग्रेड्स थे? क्योंकि जो प्रोफेसर की स्कॉलरशिप विन करने के लिए मैं भी ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता हूँ। BS के दौरान मेरी जो परसेंटेज थी वो 77.5% था, और CGPA की अगर बात करें तो 3.72 CGPA था आउट ऑफ 4.0। सही है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कोरिया में कोई भी स्कॉलरशिप है उसके लिए आपकी जो CGPA है, जो मास्टर लेवल पे या PhD लेवल पे जो स्कॉलरशिप आपने विन करनी है उसके लिए CGPA काफ़ी मैटर करता है। तो ये इनका 3.72 GPA था, जो कि एक ब्रिलियंट GPA है पाकिस्तान में। और जो कि मतलब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप GKS स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करके आप उस स्कॉलरशिप को भी विन कर सकते हो। तो उसके बाद आपने आर्ट्स किया। आर्ट्स में कितने आपके कितने स्कोर आए? आइट्स में मेरे 7.5 बैंड्स। आर्ट्स में 7.5 इस बार लिए हैं। और आर्ट्स में मतलब लोग कहते हैं कि आर्ट्स काफ़ी डिफिकल्ट है। कितना आपने तैयारी की आर्ट्स की? पहली टाइम था या दूसरा टाइम था? मेरी पहली टाइम थी, कोई अकेडमी मैंने नहीं ज्वाइन की है, घर में सिर्फ तैयारी की है। कुछ बुक्स थी ब्रिटिश कौंसल वाले की जो आइट्स बुक्स है उन्हीं के साथ मैं प्रैक्टिस करता रहूँ। बाकी थीसिस के दौरान मेरी जो रीडिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। अच्छा। तो उस वजह से भी मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो एकेडमी वगैरह जाने वाला सिस्टम फजूल ही है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि टेस्ट कैसे होगा तो बेहतर ये है कि आप एकेडमी ना जाए, अपनी घर में तैयारी करें, महीना एक तैयारी करें आप, तो आप इंशाल्लाह अच्छे ग्रेड हासिल करेंगे। सही है। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आर्ट्स भी काफ़ी मैटर करता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो सवालात पूछते हैं कि क्या स्कॉलरशिप के लिए आर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए। देखें कि अगर आपने आर्ट्स नहीं किया हुआ कि तो मे बी आपका एडमिशन एक्सेप्टेबल हो जाए, मतलब कि आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी दे जाए। लेकिन अगर आपने आर्ट्स नहीं किया तो अम्बेसी आपका केस नहीं लेगी। मतलब कि अम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हो तो आपने उनको आइट्स लाजमी शो करना है, जो कम अज़ कम भी 5.5 बैंड्स होना चाहिए। वैसे एक दो चार यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 5 बैंड भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जितना आप गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। तो इस हिसाब से
मुझे इसका सब पता है क्योंकि मैंने ही इसका जो भी सारा प्रोसेस है स्कॉलरशिप इसने खुद ली है प्रोफेसर से, बाकी जो भी वीज़ा वगैरह जो भी सिस्टम था वो मैंने इसका किया है यहाँ से। तो इस वजह से मुझे सब पता है। मैं इसलिए क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि आप लोगों को जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो सबसे पहले मतलब इसने बीएस किया, ठीक है, बीएस फिजिक्स किया, 4 साल की डिग्री की, और उसके बाद आइट्स किया। अच्छा ये है कि आपकी जो रिसर्च थी, ठीक है, वो उसने आपको कैसे हेल्प किया ये स्कॉलरशिप के लिए? मतलब आप उसका भी कोई रोल था प्रोफेसर को कन्विंस करने के लिए? जी, रिसर्च का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऐसे है कि यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं उस बंदे को जिसको काम पहले से आता हो। तो रिसर्च जो बंदा करता है उसको आधे से ज़्यादा काम का पहले पता होता है, उसको पता होता है कैरेक्टराइजेशन कैसे करनी है, हमने अपनी डाटा को मेंटेन कैसे करना है, तो सारा कुछ उसको पता होता है। तो प्रोफेसर्स पे ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि इसने रिसर्च पहले की हुई है या फिर इसका कोई थीसिस है या इसका कोई पेपर पब्लिश हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर भी पब्लिश हो चुका है, तो वो भी मैंने प्रोफेसर को बताया था कि ये मेरा पेपर भी पब्लिश हो चुका है, अपनी मैंने सीवी में डाला हुआ है। उसका जो लिंक है ना, रेफरेंस, वो मैंने अपनी सीवी में डाला हुआ है। तो इस वजह से उसने मुझे बहुत हेल्प की है। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे आके भी सीखनी पड़ती है, जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है तो उस टॉपिक के बारे में आपको सीखना पड़ता है। तो वो 1-2 सेमेस्टर में वो सिर्फ सिखाते हैं आपको, कम से कम 1 सेमेस्टर तो सिर्फ आपको सिखाने में लगाती है कि आप ये चीज़ें सीखें, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। सही है, सही है। अभी हम बात करते हैं कि आपकी यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है? मेरा कुमाऊं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ है एंड मास्टर्स इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। जी, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये गुमी में है, जो कि देगू का आउटस्कर्ट बनता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ पे एरिया है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, मतलब अपनी देसी कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और मतलब कि स्कॉलरशिप लेने के लिए आपने कितने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया? टोटल कितनी यूनिवर्सिटी में आपने प्रोफेसर्स वगैरह को चेक किया? क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। जी, मैंने 2 वीक्स लगाए थे इस चीज़ के ऊपर। तो मैक्सिमम मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को मेल दिया, तकरीबन कोई 50 से 60 प्रोफेसर्स को मैंने मेल दिया था, जिनमें 10 का रिप्लाई आया था। उन रिप्लाई में 5-6 तो ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे बोला था कि हमारे पास कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है। 3-4 में मुझे बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के बाद किसी ने डेट नहीं दी है, इन सर ने मुझे डेट दे दी कि आपने इस टाइम इंटरव्यू देना है। तो इन प्रोफेसर साहब को मैंने इंटरव्यू दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एज अ मास्टर स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब प्रोफेसर को ऐसा क्या बंदा कैसे मेल करे? वो इसका कोई फॉर्मेट वगैरह बता दो थोड़ा थोड़ा उनको समझ। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपका नाम होगा, आपका कंट्री होगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने क्या किया हुआ है कोर्स, सही है। ठीक है, वो होगा। उसके बाद अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो उसके बैंड्स भी अगर लिख दे तो ठीक है। अगर आपने रिसर्च की होगी तो वो भी आपने मेंशन वो सेकंड में आपने करना है कि आपने अपनी रिसर्च का बताना है कि अंडर ग्रेजुएट में या ग्रेजुएट में आपने किस टॉपिक पे रिसर्च की है। सेकंड पैराग्राफ में आप ये लिख दें कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च किया है। थर्ड पैराग्राफ में अपनी इंटरेस्ट का लिख दें, और इंटरेस्ट आपकी प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट से मैच होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहते हैं कि मैं कीड़ों पे रिसर्च करना चाहता हूँ, प्रोफेसर आप बॉटनी वाले प्रोफेसर को मेल कर रहे हैं कि मैं कीड़ों पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो ये काम नहीं होता। आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट मैच होनी चाहिए। और उसके बाद बेहतर ये है कि जो आपकी प्रीवियस रिसर्च है वो भी प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट से मैच हो, कुछ ना कुछ मेल खाती हो। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कौन सा मेजर है? किस प्रोग्राम में आपको स्कॉलरशिप मिली है? और आपका जो रिसर्च है वो किस फील्ड में है? जी, मुझे मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप मिली है। तो मेरा जो डिग्री होगी वो मास्टर्स एमएस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक कि रिसर्च की बात करें तो मेरा रिसर्च है हाइड्रोजन स्केटिंग में, या वाटर स्केटिंग आप कह सकते हैं। वाटर स्केटिंग में मेरी रिसर्च है। तो ये देखें कि इसने पहले फिजिक्स किया हुआ है, बीएस फिजिक्स की है, और अभी इसका जो फील्ड है वो मैकेनिकल कौन सी है, मटेरियल साइंस में है। और मतलब कि जो फिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स थे या जो इसकी रिसर्च थी वो कुछ मतलब कि वो मटेरियल साइंस में भी ओवरलैप करती थी। तो इस हिसाब से आपने पहले प्रोफेसर को देखना है कि प्रोफेसर जो है वो रिसर्च किस फील्ड में कर रहा है, और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है या फिर आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी उसके साथ मैच करती है। तो उसके हिसाब से आपने प्रोफेसर को ईमेल करके आपने प्रोफेसर को वो करना है,
कन्वेंस करना है, ऐसे ही है, अप्रोच करना है। मतलब एक ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर नैनो पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहा है और आपने अपना जो ईमेल बनाया हुआ है वो नैनो पार्टिकल के हिसाब से बनाया हुआ है। दूसरा प्रोफेसर है वो किसी और फील्ड में रिसर्च कर रहा है, तो आपने वही ईमेल उठा के उस प्रोफेसर को भी सेंड कर दिया, तो ऐसे वो आपका ईमेल है वो देखेगा भी नहीं, मतलब वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस हिसाब से आपने जो अपना ईमेल है प्रोफेसर के हिसाब से उसको मॉडिफाई करता रहना है जब तक आपको स्कॉलरशिप कोई प्रोफेसर आपको स्कॉलरशिप नहीं देता। तो ये हो गया जी हमारा लेने का, इसको ये हो गया हमारा स्कॉलरशिप लेने का तरीका। तो स्कॉलरशिप लेने के बाद आपने क्या प्रोसेस किया? स्कॉलरशिप लेने के बाद प्रोसेस था एडमिशन का, क्योंकि स्कॉलरशिप ज़ाया हो जाती है अगर मुझे एडमिशन ना मिलता। तो एडमिशन के लिए कोरिया में ये रूल है कि अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के यहाँ पे भेजने होते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने अटेस्ट करवाए। अटेस्टेशन में मैंने BS की जो डिग्री है वो टेस्ट करवाई, फॉरेन ऑफिस से भी टेस्ट करवाई, HEC से भी टेस्ट करवाई, और इनकी जो कोरिया एम्बेसी है पाकिस्तान में उधर से टेस्ट करवाई डिग्री, और उसके साथ एक कॉपी डिग्री की। ये दो चीज़ें सच से टेस्ट करवा के मैंने भेज दी कोरिया में भाई को मेरे। उसके साथ मज़ीद जो डॉक्यूमेंट थे, जो कापियाँ थी आइट्स वगैरह की, पासपोर्ट वगैरह की कॉपी, तो वो सारा कुछ था। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी थी, बैंक स्टेटमेंट भी मैंने भेजी यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे पे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जोड़ के कंपाइल करके मेरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दिए। और मेरा पे इंटरव्यू था एक, जो ग्रेजुएट इंटरव्यू होता है, इंट्री टेस्ट एक तरह का समझ ले। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद फिर वीज़े वाला प्रोसेस होता है कि आपने वो एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी भेजती है। एडमिशन लेटर को लेके आपने चाहा होता है एम्बेसी, अपने सारे डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ, कोई डॉक्यूमेंट साथ लगा के आपने वीज़ा अप्लाई कर सकते। तो ये मतलब टोटल प्रोसेस है। इसके बाद आप लोग कई सवालात मेरे से पूछते हो कि क्या प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए या GKS के लिए आइट्स चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं मतलब जो पहले कोरिया में आ चुके हैं, लेट्स से कि 1 या 1.5 साल पहले, तो उस टाइम आइट्स मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी आइट्स मैंडेटरी है, आपको लाजमी करना पड़ेगा। और अगर आपने GKS स्कॉलरशिप भी करनी है तो आइट्स, क्योंकि वो उसमें बहुत से लोग मतलब पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें आइट्स एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। अभी बात करते हैं कि मतलब प्रोफेसर से कितनी ग्रांट मिलेगी, मतलब महीने का या साल का या जो भी है, मतलब क्या सिस्टम है इसका, मतलब प्रोफेसर ने इसको कितने पैसे देने हैं, तो बताओ। प्रोफेसर ने मुझे इनिशियली शुरू में 1.2 मिलियन कोरियन वॉन मंथली देना है, पर मंथ देना है जी। पर मंथ मुझे 1.2 मिलियन कोरियन वॉन देना है। और प्रोफेसर कह रहा था कि ये आपकी इंक्रीज़ भी हो जाएगी, जी जी। आपके वर्क पे बेस करता है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये आपका मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको 7 साल हो चुका है वो 2.5 मिलियन वॉन तक भी ले रहे हैं प्रोफेसर से। मतलब कहाँ पे 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन कोरियन वॉन, जो तकरीबन आजकल के रेट के हिसाब से पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख बनता है, वहाँ से इसने स्टार्ट करना है। और अगर मतलब कि स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस शो करता है प्रोफेसर के साथ, मतलब अच्छे से काम करता है, तो प्रोफेसर उसकी डेफिनेटली ये जो स्टेपेंड है ये इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट से आपको रिसर्च करने के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो प्रोफेसर नया लैपटॉप आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी थका हुआ लैपटॉप नहीं, नया सैमसंग गलेक्सी बुक 2 या 3 या फिर LG ग्राम, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 5-6 लाख का लैपटॉप है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये सब बेनिफिट्स हैं कोरिया में प्रोफेसर की स्कॉलरशिप के। इसके बाद एक और चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर की स्कॉलरशिप पे आते हैं वो काफ़ी प्रोफेसर उनसे काफ़ी उनका मतलब एक तरह का धुआं निकालता है, मतलब काफ़ी मंड के काम लेता है हमसे। तो इससे पूछूंगा कि इसकी क्या टाइमिंग्स होंगी लैब की, तो क्या टाइमिंग है जी आपकी? सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक टाइमिंग है। ये तकरीबन कोई 11 घंटे 11 घंटे टाइमिंग है जी। तो इसका ये होता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं इस काम सीख रहा होगा और उसके मुझे पैसे भी मिल रहे होंगे। और इन फ्यूचर जब मैं कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए जाऊँगा तो ये जो काम है लेबॉर्ट्री में, ये मेरे एज अ एक्सपीरियंस में शो कर सकता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कोई नहीं मसला इसके, अगर पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप बगैर किसी स्कॉलरशिप के आते तब भी तो आपने इतना ही काम करना था। मेरी बात ऐसी है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि मतलब कि 8 सुबह 9 से लेके शाम को रात को 8 बजे तक तकरीबन 11 घंटे इसने लैब में देने हैं अपने।
और इसको सिर्फ एक छुट्टी है संडे की, ऐसे ही है। और इसके बाद जो कि हमारी विंटर और समर वेकेशन होती हैं वो भी इसको नहीं है। तो मतलब कि टफ काफ़ी है ये, मतलब कि यहाँ पे 11-12 घंटे लैब में रहना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में देखें तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रोफेसर की लैब में एज अ पोस्ट डॉक स्टूडेंट लग सकते हैं, उसके बाद रिसर्चर वगैरह लग सकते हैं, और आप कोरिया में E3 वीज़ा ले सकते हैं, जो कि एक स्किल वीज़ा होता है। उसके बाद आप E3 के बाद आप साल या 2 साल बाद आप F2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। F2 एक परमानेंट रेजिडेंसी है कोरिया की। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स है। उसके अलावा अगर ये अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है तो प्रोफेसर उसी यूनिवर्सिटी में इसको PhD के प्रोग्राम में अपनी लैब में लोड करेगा, और उसके बाद मतलब PhD भी हो सकती है। इसके बाद मतलब कि अगर इसने अपनी रिसर्च कंप्लीट की तो लेट्स से अगर ये किसी और कंट्री में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पे अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो USA के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है आपका USA में पोस्ट डॉक या PhD के लिए। तो यहाँ से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं। कोरिया में भी आपकी अच्छी खासी मतलब सैलरी और एक वाइट कॉलर जॉब लग जाती है, और आपको वीज़े की भी कोई टेंशन नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड लक।